गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर ओपी रायका, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशन कंसल्टेंट, कैरियर कोच, साइंस बायोलॉजी फैकल्टी। जो भी फ्रेंड्स फेसबुक हमारे लाइव साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हमारी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हो रही है और उनके आगे की जो क्लासेस जो वो आज से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप एक गार्जियन से, आप पेरेंट्स हैं, तो इस वीडियो को अपने बच्चों को जो भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनको दिखाइए, आप साथ में शेयर करें। आप एक स्टूडेंट से तो इस वीडियो को आप खुद देखें और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी आप ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर ओपी राय का मिशन, उसे आप फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल संकल्प निःशुल्क शिक्षा अजमेर, जिसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी अभी ऑनलाइन आ चुके हैं वो आप मुझे हेलो करके या जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, जो भी ऑनलाइन आ चुके हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप नमस्ते जरूर कीजिएगा हमसे, ताकि हमें ये लगे कि आप हमारे साथ बने रह रहे हैं, आपका स्नेह भाव हमारे साथ में बना हुआ है। और हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर हमें अवगत कराएं इससे। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स फेसबुक लाइव आ चुके हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें। जो भी फ्रेंड्स हमें फेसबुक लाइव हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप जो भी ऑनलाइन आ चुके हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर हेलो जरूर लिखें। और हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, हम बेक पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक जो आज का चल रहा था वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं। परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे थे। इस परिसंचरण तंत्र के प्रकार की हमने बात की, हार्ट की बात कर रहे थे, इसके डायग्राम के अंदर पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में। इस हार्ट यानी कि जो हृदय है, इसकी हमने मैकेनिज्म, कार्य विधि को हमने यहाँ पे पढ़ा कि किस प्रकार से हार्ट जो है अपना फंक्शंस करता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हृदय स्पंदन दर क्या होती है, हृदय का जो स्पंदन है वो किस प्रकार से होता है, हार्ट बीट रेट क्या होती है वो हमने देखा था। फिर जो हृदय धड़कन थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने हृदय की जो धमनियाँ होती है उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। और यहाँ पे हार्ट के पास में कितने कौन कौन से वाल्व यानी कि कपाट होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी की थी। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, वो अभी का जो टॉपिक होगा हमारा वो है हमारा ईसीजी। ईसीजी इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करते हैं। इससे पहले की हम बात करते हैं वो होता है कार्डियोफोनोग्राफी। कार्डियोफोनोग्राफी, तो इस कार्डियोफोनोग्राफी के अंदर जितने भी जो हार्ट साउंड होते हैं, हृदय की जो ध्वनियाँ होती है, उस हृदय ध्वनियों को किसी हमें ग्राफ के द्वारा भी हम प्रदर्शित करते हैं
या ग्राफ के अंदर हम अंकित करते हैं तो उसको अंकित करने वाले को कहते हैं कार्डियोफोनोग्राफी, यानी कि जो भी हर्ट साउंड हृदय ध्वनियों की बात करते हैं उनको हम किसी एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित या अंकित किया जाता है, उसे हम कार्डियोफोनोग्राफी कहते हैं। उसी प्रकार ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे हार्ट की मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से आलिंदों के अंदर या नीलों के अंदर किस प्रकार से संकुचन होता है या उसके अंदर अनुशीतलन होता है, किस प्रकार से उसके अंदर सिस्टोलिक होता है और जो डायस्टोलिक होता है, उसी को यदि हम किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसके अंदर हार्ट के मैकेनिज्म की बात करते हैं, हृदय की क्रियाविधि या कार्यविधि की हम बात करते हैं, उसके अंदर जो आलिंदों जो नीले होते हैं उनके अंदर सिस्टोलिक और जो डायस्टोल होता है, तो इसको हम प्रदर्शित किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हम जो बेसिकली जिस ईसीजी की हम बात करते हैं उसके डायग्राम से हम समझेंगे कि आलिंदों के अंदर नीले आलिंदों और नीलों के अंदर कब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब रिलैक्सेशन होता है, तो उस समय जो ग्राफ बनाया जाता है वो किस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ईसीजी की, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो हृदय होता है उसके अंदर विद्युत संचार पथ होता है, हृदय के अंदर विद्युत संचार पथ होता है, हृदय के अंदर वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक जो कंडक्शन है वैद्युत संचार पथ होता है। इसी के अंदर जो यहाँ पे जो वैद्युत होती है इसी वैद्युत को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, इसी वैद्युत संचार के पथ को रिकॉर्ड किया जाता है। इसी के अंदर हम बात करते हैं जो ईसीजी होती है, इसके अंदर हम बात करते हैं जो 12 लीड वाली होती है, अभी जो जनरली 12 लीड वाली जो होती है उसी का हम यूज किया जाता है। तो इसी के अंदर यदि हम ईसीजी के हम ग्राफ की बात करते हैं कि ईसीजी का ग्राफ जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो बेसिकली जो हम देखते हैं ईसीजी का ग्राफ वो इस प्रकार से होगा। ये होता है ईसीजी का ग्राफ। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम शो करेंगे P से, इसी को हम शो करते हैं P से। यहाँ पे हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा T। तो यहाँ पे जो वैद्युत संचार पथ है उसी को हमने प्रदर्शित किया P, Q, R, S एंड T से। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे कि P होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपको, हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस के अंदर ये ऐसा बना दे, वहाँ पे P, Q, R, S और T लिखा हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे P किसको प्रदर्शित करता है, Q, R, S किसको प्रदर्शित करता है और T किसको प्रदर्शित करता है। इसी की यदि हम बात करेंगे तो P जो होता है ये प्रदर्शित करता है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब हो जाएगा, एट्रियल का मतलब होता है आलिंद और डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण और डी का मतलब होता है जब डी वर्ड आता है उसका मतलब मींस रिमूव, यानी कि वी वर्ड ये होता है वी ध्रुवण, जहां से पोलराइजेशन ध्रुवण हटता है, तो ये होता है आलिंद का वी ध्रुवण जो P को प्रदर्शित करता है। ओके, तो यहाँ पे जो P ग्राफ के अंदर है ईसीजी के अंदर उसका मतलब है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, आलिंद का वी ध्रुवण होना। इस आलिंद वी ध्रुवण का मतलब क्या, इसी का मतलब है कि आलिंदों के अंदर संकुचन होना, आलिंद में संकुचन होना, यानी कि जो एट्रियल होता है, एट्रियल जो होता है उसके अंदर सिस्टोलिक हो रहा है। एट्रियल सिस्टोलिक की यदि हम बात करेंगे तो वो P प्रदर्शित करता है। अगले इस ईसीजी के ग्राफ के अंदर बात करेंगे Q, R और S की यदि हम बात करते हैं, ये जो होता है किसको प्रदर्शित करता है, तो ये यहाँ पे प्रदर्शित करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को,
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन था, आलिंद के अंदर विदुर्वण था, यहाँ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, मतलब यानी कि जो नीले होता है उस नीले के अंदर क्या हो जाएगा, विदुर्वण होता है। नीले में विदुर्वण होता है। नीले के विदुर्वण से क्या तात्पर्य, यानी कि यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर यानी कि जो नीले होता है उसके अंदर संकुचन होता है, यानी कि हार्ट का जो नीले वेंट्रिकुलर पार्ट होता है उसके अंदर सिस्टोलिक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि इसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक होना जाएगा। फिर हम बात करेंगे टी की, कि इस ईसीजी के अंदर जो टी है उसका क्या संकेत है, तो टी का जो संकेत होता है वो होता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यहाँ तक हम डी की बात कर रहे थे, इसका मतलब हुआ वेंट्रिकुलर का मतलब नीले होगा, और नीले के अंदर रीपोलराइजेशन होना यानी कि पुण्य ध्रुवण होना, पुण्य ध्रुवण होना। और इस नीले के पुण्य ध्रुवण का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अब जो नीले जो था पहले जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, सिस्टोलिक हो रहा था, उस सब नीले के अंदर होगा अनुशीतल, यानी कि वो अब फैलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नीले के अंदर अनुशीतलन, नीले के अंदर अनुशीतलन, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक की बात करेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो ईसीजी होता है यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो विद्युत के जो हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट की हमने मैकेनिज्म समझी थी। तो हार्ट की मैकेनिज्म में अंदर क्या होता है कि जो आलिंद और जो नीले होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, एक बार संकुचन भी होता है और अनुशीतलन भी होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है। जब उसके अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो जो ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसी को हमने कह दिया ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर बात करते हैं उनके अंदर एक वैद्युत संचार पथ होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन पाथवे भी होता है, वैद्युत संचार पथ होता है, और उसी वैद्युत संचार के पथ को हमने रिकॉर्ड करते हैं, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं, ईसीजी का यूज करते हैं। और जब आप ईसीजी का कभी गए होंगे, दिखा होगा, तो आपने देखा होगा ईसीजी को, उसके अंदर अभी हम जनरली 12 लीड वाले ईसीजी का हमें यूज करते हैं। ओके, ईसीजी के बेसिक नॉर्मली यदि हम किसी ग्राफ की बात करते हैं तो वो जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसके अंदर एक P होता है, QRS होता है और एक T होता है। P की बात करते हैं, P किसको प्रदर्शित करता है, जो P जो होता है वो प्रदर्शित करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, एट्रियल डीपोलराइजेशन को, आलिंद के विध्रुवण को प्रदर्शित करता है। और आलिंद के विध्रुवण से क्या तात्पर्य कि जो आलिंद होता है, जो आलिंद है उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, आलिंद में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि आलिंद के अंदर सिस्टोलिक होगा अभी समय। ओके, आलिंद के अंदर सिस्टोलिक संकुचन हो जाएगा। सेकंड, जो QRS की यदि हम बात करते हैं तो ये किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, नीले के अंदर विध्रुवण की बात करेंगे। नीले विध्रुवण का मतलब क्या है कि जो नीले वाला पार्ट है उसके अंदर अब यहाँ पे संकुचन होगा, नीले वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे संकुचन होता है। तो जब नीले पार्ट का संकुचन होगा उसका मतलब क्या है कि नीले वाले पार्ट से जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर निकलता है उस समय। ओके, उसी का मतलब नीले का सिस्टोलिक होना है, संकुचन होगा। फिर हम बात करेंगे टी वाला, ये टी किसको प्रदर्शित करता है, टी यहाँ पे जो प्रदर्शित कर रहा है वो आपका कर रहा है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, यानी कि नीले के पुण्य ध्रुवण को बात करते हैं। और नीले का जब पुण्य ध्रुवण होगा तो क्या होगा कि जो नीले पहले कॉन्ट्रैक्शन हो चुका, अब उस नीले के अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, वो फैलेगा, और फैलेगा तो जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर आएगा। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे नीले के अंदर क्या होगा, प्रसार होगा, अनुशीतलन होगा, रिलैक्सेशन होगा, और इसी को हम डायस्टोलिक बोलते हैं। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक होता है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये हमारा था ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करते हैं। हमने एक देखा था कि कार्डियोफोनोग्राफ, कार्डियोफोनोग्राफ के अंदर क्या था कि जो हार्ट साउंड होती है, तो हमने पढ़ा था लब और डग की बात करते हैं,
उसी को हम एक ग्राफ के द्वारा अंकित या प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम कह रहे थे कार्डियोफोनोग्राम। जबकि कार्डियोग्राम की यदि बात करते हैं तो उसके अंदर हम हार्ट की मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा था कि हार्ट के अंदर ज्वालित और निलय के अंदर संकुचन और अनुशीतलन होता है, उसी को हम किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित या अंकित करते हैं, उसी को हम कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा। चलिए फ्रेंड, ये था हमारा ईसीजी का टॉपिक। अब हम अगला दिन बात करते हैं ईसीजी के अगले वाले टॉपिक की हम बात करेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या है, क्यूआरएस क्या है, टी क्या है। ओके, इसके हम देख सकते हैं कि ये सब कहाँ पर हो रहा था कि जो हमारी हृदय की जो पेशियां होती है, कार्डियक मसल्स की बात करते हैं, उनके अंदर ऐसा होता है। और जो कार्डियक मसल्स की बात करते हैं वो कैसी होती है, वो शाखान्वित होती है, यानी कि ब्रांच होती है, रेखित होती है, याद रखिएगा स्ट्रेटिफाइड होती है, रेखित होती है, और वो अनैच्छिक प्रकार की होती है, वो अनैच्छिक प्रकार की होती है। तो कार्डियक पेशियां कैसी होती है, शाखान्वित होती है, ब्रांच होती है, रेखित यानी स्ट्रेटिफाइड होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है, इनवॉल्यूंटरी टाइप्स की होती है, अनैच्छिक प्रकार की होती है। हमारी इच्छा से चलता है नहीं चलता है, यानी कि वो अनैच्छिक प्रकार की पेशियां फैलती है। ओके, हृदय की पेशियों की बात करते हैं, हृदय की संरचना की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 लेयर होती है। एक होती है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम की बात करते हैं, बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की बात करेंगे। और तीसरा जो होता है वो होता है एंडोकार्डियम। और मायो जो होता है इसका मतलब भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है मसल्स, यानी कि पेशियों की बात करते हैं, पेशियां। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बेसिकली देखा कि जो ईसीजी होती है वो किस प्रकार से यहाँ पे काम करती है। ओके, यहीं पे हम एक टॉपिक की बात करते हैं कि जो हमारे हार्ट की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, इस हार्ट की जो भित्तियाँ होती है, वॉल्स होती है, उनकी भित्तियों से ऐसोद्रव कौन लेके आती है, ऐसोद्रव कौन लेके आती है, उसका नाम होता है कोरोनरी साइनस, उसका नाम होता है कोरोनरी साइनस। इसके अलावा हार्ट को शुद्ध रक्त कौन सप्लाई करती है, बताइए सर, हार्ट को शुद्ध रक्त सप्लाई आपूर्ति कौन करता है, तो हार्ट को शुद्ध रक्त की आपूर्ति जो की जाती है वो हमारी की जाती है, हमारे बॉडी के अंदर 2 कोरोनरी धमनी होती है, बॉडी के अंदर 2 कोरोनरी धमनियां पाई जाती है, 2 कोरोनरी धमनियां पाई जाती है, 2 कोरोनरी आर्टरी होती है, और 2 कौन सी होती है, एक राइट हैंड साइड की और एक लेफ्ट हैंड साइड की। तो ये कोरोनरी धमनी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है हमारी महाधमनी चाप, जहाँ पे हमने बोला था कि एओर्टा जो होती है, एओर्टा, तो उस एओर्टा यानी कि महाधमनी चाप का जो उत्पत्ति स्थल होता है वहां से ये निकलती है। ओके, तो हमने देखा था कि इस प्रकार से। फिर हम बात करते हैं कि कभी क्या होता है कि जो हमारे हार्ट के जो कोरोनरी जो आर्टरी होती है, कोरोनरी जो धमनी होती है, यदि उस कोरोनरी जो धमनी होती है, मान लेते हैं कोरोनरी धमनी, उस कोरोनरी आर्टरी के यदि किसी कारणवश ये संक्रिय हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, संक्रिय हो जाए, हो सकता है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जम जाए कोरोनरी आर्टरी के, या तो वो किसी भी कारणवश संक्रिय हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाए, या उसके बीच में कोलेस्ट्रॉल जैसा अवरोध आ जाए। इससे क्या होगा, इससे हमारे हार्ट के जितने भी जो पेशियां वगैरह होती है, जो हार्ट की जो कोशिकाएं वगैरह, जो टिश्यूज, कार्डियक जो टिश्यूज होते हैं, हृदय ऊतक जो होते हैं, उनको वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती थी उस समय के लिए रुक जाती है। यदि वहाँ पे वापस जो ब्रण अनुपात है वो वहाँ पे वापस नहीं बन पाई हो, और वहाँ पे कौन सी कंडीशन उपस्थित हो सकती है, वहाँ पे हो सकती है हाइपोक्सिया कंडीशन। हाइपोक्सिया कंडीशन, हाइपोक्सिया कंडीशन का मतलब हो जाएगा यानी कि अब हार्ट को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए थी वो ऑक्सीजन कंडीशन होगी। इसके अंदर हम यूज किसका करते हैं, इसके अंदर जो यूज करते हैं वो करते हैं हम आंतरिक दुग्ध धमनी को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है कि जब बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं तो बाईपास ग्राफ्टिंग के दौरान किसको लिया जाता है उसकी जगह पे, ओके, उस जगह पे जो लिया जाता है वो लिया जाता है आंतरिक दुग्ध धमनी, आंतरिक दुग्ध
धमनी जो होती है तो उसका यूज करता है, और दूसरा क्या होता है हमारी जो सेफेनस वेन होती है, सेफेनस सिरा होती है, उसको यूज किया जाता है। सेम ये थी एंजाइना पेक्टोरिस वाली कंडीशन। लेकिन जब दूसरी कंडीशन आती है कि जो हमारे हृदय के जो ऊतक होते हैं उनकी जितनी भी सेल्स होती हैं उनका क्षय होना, उनका डिस्ट्रॉय होना, यानी कि उनका धीरे धीरे खत्म होने लगना, यानी कि हमारी जो हृदय ऊतकों का जो कोशिकीय क्षय होता है उस समय किस समय होगा कि जब हमारे हृदय को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कोरोनरी आर्टरी वगैरह के अंदर अवरोध आ चुका है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह नहीं हो रही, वहाँ पे जो कंडीशन है उसको बोलेंगे एनोक्सिया, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती उसे हम कहते हैं एनोक्सिया कहते हैं। तो उस समय उसके दौरान क्या होगा कि हमारे जो हृदय जो ऊतक होते हैं उनकी जो कोशिकाएं सेल्स होती है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय यानी कि क्षय होने लग जाती है। तो उससे क्या होगा कि वो जो भरण अनुपात यदि वो ज़्यादा कार्य कर ले तो फिर क्या होगा, जो हमारा हृदय जो होता है वो काम करना यहाँ पे बंद कर देता है, और जब हृदय काम करना बंद कर देता है तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं MI, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल जो इंफ्रैक्शन होता है उसी को हम सामान्य बोलचाल भाषा में हम इसे कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। जो हार्ट अटैक आता है वो इसी प्रकार से आता है कि उसके अंदर जो हृदय जो ऊतक होते हैं उनकी जो कोशिकीय होता है उनका क्षय होना, विघटन होना, क्योंकि एनोक्सिया कंडीशन यानी कि हार्ट की जितनी भी सेल्स है या मसल्स वगैरह है उनको क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, एनोक्सिया कंडीशन होती है। वो जब ज़्यादा कार्य कर ले तो क्या होगा, उसका भरण अनुपात नहीं बढ़ जाता है और हृदय जो होता है वो काम करना अपना बंद कर देता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं MI, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं, और सामान्य भाषा के अंदर हम उसको बोलते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। सबसे ज्यादा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक घातक कौन सी होती है, वो होती है LAD, याद रखिएगा LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD धमनी। इसका मतलब L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की, A का मतलब है एंटीरियर यानी कि अग्र वाली, और D का मतलब है डिसेंडिंग जो अवरोही वाली, और आर्टरी यानी कि धमनी होगी। जो लेड धमनी होती है LAD धमनी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी होती है इसी को याद रखना विडो आर्टरी कहते हैं, विडो आर्टरी, विधवा धमनी कहते हैं इसी को, विधवा धमनी भी कहते हैं इसको। ओके, इसका मतलब नहीं कि विधवा कर देते नहीं, इसका नाम है विडोज आर्टरी बोल देते हैं। ओके, तो ये था आपको बेसिकली दो डिजीज भी थी, एक एंजाइना पेक्टोरिस जो यहाँ पे पेन फील होता है, हाइपोक्सिया कंडीशन होती है, तो उस समय हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फिर उपचार के लिए हमें बाईपास ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। बाईपास ग्राफ्टिंग के अंदर हम किसका यूज करते हैं, एक हम धमनी का यूज करते हैं, उस धमनी का नाम क्या है, आंतरिक दुग्ध धमनी, और दूसरी होती है एक सिरा जो हमारे पाँव लेग वाले पार्ट से लेते हैं, सेफेरस जो वेन होती है, सिरा होती है, उसी को हम बोलते हैं। फिर दूसरी कंडीशन थी हमारे यहाँ पे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, सामान्य बोलचाल भाषा में हम कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं, और हार्ट अटैक के लिए सबसे घातक वाली कौन सी होती है, वो होती है LAD धमनी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है, जिसको विडोज आर्टरी भी बोल देते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थी बेसिकली हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, कुछ डिजीज के बारे में भी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर हमने कुछ ECG वगैरह के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं, हमने पढ़ा था पेसमेकर, हमने पढ़ा था पेसमेकर। पेसमेकर किसे कहते हैं, ऐसे नोड को हम पेसमेकर कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, कृत्रिम जो पेसमेकर होता है, आर्टिफिशियल जो पेसमेकर होता है, उसके अंदर लिथियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जो लिथियम होता है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ओके, अब हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा। वो जो टॉपिक है हमारा वो है आपका स्प्लीन, जिससे हम कहते हैं प्लीहा, जिसे हम कहते हैं तिल्ली। नाम सुना आपने तिल्ली, जिसे हम सामान्य बोलचाल भाषा में कहते हैं तिल्ली। ओके, जबकि उसका क्या नाम है, स्प्लीन है, या उसका नाम है प्लीहा। प्लीहा की बात करते हैं हम, बॉडी के पार्ट्स की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ से हम माउथ की बात की थी, फेरिंक्स ग्रेसिनी वाले भाग की बात की, फिर ये ग्रेसिका वाला भाग था, आगे तरफ हम जा रहे थे रिब्स, इसके आगे तरफ जा रहे थे हम, तो यहाँ पे हमने देखा था थोड़ा सा ग्रेसिका के लेफ्ट हैंड साइड में
तो यहाँ पे स्टमक वाला पार्ट था, और स्टमक के इधर राइट हैंड साइड में, यहाँ पे हम बात कर रहे थे राइट हैंड साइड के अंदर, यहाँ पे था लिवर, और सबसे नीचे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे थी हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की हमने बात की थी, जिसके अंदर एक वॉर्म पायरेला, वॉर्म अपेंडिक्स के अंदर वॉर्म पायरेला एक नामक एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज के डाइजेशन में हमारे लिए यहाँ पे हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे हम बात करें, हमने स्टमक को समझा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो इस स्टमक के थोड़ा सा ऊपर की तरफ, स्टमक के थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम एक संरचना की बात करते हैं, वो होती है तिल्ली, जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं हम तिल्ली कहते हैं। उसका सही नाम है स्प्लीन या पिया की हम बात करते हैं, पिया की हम बात करते हैं। तो ये पिया की संरचना होगी, उसके बाहर की तरफ, उसके बाहर की तरफ जो एक आवरण होता है, इस आवरण को कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? उसके आवरण को कहते हैं, इसको कहते हैं कैप्सूल। और ये कैप्सूल जो होता है, इसके अंदर जो लेयर होती है उसको कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, उसको कहते हैं हम विसरल पेरिटोनियम, यहाँ पे कहते हैं। इसकी पिया की बात करते हैं, कैसा कलर होता है? इसके कलर जो होता है वो डार्क रेड कलर होता है, गहरे लाल रंग का होता है, और ये जो संरचना होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी थोड़ी सी लंबवत अनुदैर्ध्य ये संरचना यहाँ पर होती है। ओके, इसी के अंदर कुछ संरचना पाई जाती है, एक संरचना जिसे हम कहते हैं स्प्लेनिक पल्प कहते हैं, स्प्लेनिक कोड कह सकते हैं, स्प्लेनिक पल्प हम कहते हैं, जिसके अंदर रेड एंड व्हाइट पल्प पाया जाता है, रेड एंड व्हाइट पल्प पाया जाता है। इसी के अंदर एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ बिल्ट्रोथ, इसी के अंदर कॉर्ड ऑफ बिल्ट्रोथ नामक संरचना भी पाई जाती है। ओके, इसके अलावा स्प्लीन की हम इंपोर्टेंट मेन फंक्शंस की बात करते हैं, तो इनके अंदर जो फेगोसाइटिक कोशिकाएं पाई जाती है, फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जो बक्ष्काणु कोशिकाएं होती है, बक्ष्काणु यानी भक्षण करने वाले। और यहाँ पे किसका भक्षण करती है? यहाँ पे भक्षण करती है कि जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जैसे कि जीवाणु वगैरह, जो हानिकारक जीवाणु वगैरह आते हैं, उनको वो नष्ट करने में भी काम करती है, उसी में ये भी एक सहायक होती है, इसलिए इसका नाम होता है फेगोसाइटिक कोशिका, बक्ष्काणु कोशिका। और बक्ष्काणु कोशिका अगर इसके अंदर एक होता है मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज होता है वो हमारे स्प्लीन, हमारे पिया के अंदर भी यहाँ पे पाया जाता है, तो ये मैक्रोफेज का काम कर रहे हैं। ओके, स्प्लीन के बारे में इंपॉर्टेंट आप लाइन में सुनेंगे अभी यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चंस भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे। ओके, तो ये जो स्प्लीन होता है, ये याद रखना हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड का फिल्टर करने में भी काम आता है, यानी कि एक ब्लड फिल्टर अपार्टस भी है, रक्त को फिल्टर उपकरण, फिल्टर करने वाले उपकरणों में से ये पिया स्प्लीन भी ये क्या है? ब्लड फिल्टर अपार्टस, रक्त को फिल्टर करने वाला एक उपकरण भी है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लीवर भी होता है, किडनी भी है और स्प्लीन, ये तीन जो होते हैं, किडनी, लीवर और जो स्प्लीन, पिया तिल्ली जिसे हम कहते हैं, ये तीनों होते हैं हमारी बॉडी के अंदर रक्त का फिल्टर करने वाले ये उपकरण होते हैं। इसके अलावा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन स्प्लीन तिल्ली के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे प्रथम रक्त संग्राहक, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट ब्लड रिजर्वर की हम बात करते हैं, ब्लड को रिजर्व करने वाला या ब्लड को प्रथम रक्त का संग्रहण करने वाला होता है, वो स्प्लीन होता है। प्रथम रक्त संग्राहक कौन होता है? स्प्लीन, पिया तिल्ली होती है। यदि हम बात करते हैं द्वितीय रक्त संग्राहक कौन है, तो वो जो होता है वो लीवर होता है। प्रथम कौन होता है? स्प्लीन, यानी कि ये तिल्ली होता है। अभी कुछ रिसर्च से हमें ये भी पता चला कि जो स्प्लीन जो होती है, पिया तिल्ली जो होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का भी उत्पादन कर सकती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का भी उत्पादन कर सकती है। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो पिया स्प्लीन तिल्ली जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड का जो फर्स्ट रिजर्वर है, फर्स्ट ब्लड रिजर्व, प्रथम रक्त संग्राहक जो होता है वो हमारा स्प्लीन यानी कि हमारा पिया है। इसीलिए हम पिया को क्या कहते हैं?
ब्लड बैंक कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो स्प्लीन यानी कि प्लिया को कहते हैं। इसके अलावा हमने एक वर्ड देखा था फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटिक कोशिका मैक्रोफेज कोशिका पाई जाती है। फेगोसाइटिक मतलब भक्षकाणु कोशिका। अब बात करते हैं भक्षकाणु कैसे। ओके, तो ये जो स्प्लीन जो प्लिया होती है, इसके अंदर जो मैक्रोफेजेस कोशिका होती है वो क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी की बात करते हैं, तो कुछ आरबीसी जो मृत यानी कि डेड हो चुकी, कुछ इनएक्टिव, कुछ जो निष्क्रिय हैं, उनको ये क्या करती है, बर्न आउट करती है, यानी उनको एक तरीके से ये नष्ट करती है। तो ये मृत या निष्क्रिय आरबीसी को ये नष्ट करने का भी काम करती है। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको कहते हैं, स्प्लीन प्लिया को ही कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो हमने बताई। अब अगला हम कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन देख रहे हैं स्प्लीन के लिए। स्प्लीन जो होता है, प्लिया जो होता है, याद रखना कि ये एक लिम्फोइड ग्रंथि है। ये एक लिम्फोइड ग्रंथि होती है। और लिम्फोइड ग्लैंड, लिम्फोइड ग्रंथि कौन सी होती है, जो लिम्फोसाइट बनाती है। और आपको पता है कि जो लिम्फोसाइट बनेगी, इसका मतलब ये एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए आती है। इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर जब लेते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी आता है। तो ये जो लिम्फोसाइट आएगा इसका, तो वो एंटीबॉडी यानी कि जो प्रतिरक्षी होती है उसका भी उत्पादन करती है। तो ये एक लिम्फोइड ग्रंथि होती है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी लिम्फ ग्रंथि है ये। हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी लिम्फ ग्लैंड की भी हम बात करते हैं तो हमारी स्प्लीन यानी कि प्लिया है। इसका मतलब ये लिम्फ का उत्पादन करती है। हमने पढ़ा था सबसे पहले लसिका परिसंतंत्र, जो लसिका मतलब लिम्फ होता है, उस लिम्फ का प्रोडक्शन जो करती है, उत्पादन जो करती है, वो कौन करती है, स्प्लीन, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, तिली यानी कि प्लिया भी कहते हैं। तो ये लिम्फ का भी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करती है। दूसरा, ये आयरन जो होता है, एफी जो होता है, आयरन जो होता है, उसको ये स्टोरेज भी करती है, आयरन का ये संग्रह भी करती है। इसके अलावा ये एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी उत्पादन करती है, जिससे हम लोगों से लड़ने की हमें क्षमता भी प्रदान हो जाती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली बातें कर रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ ये प्लिया जो स्प्लीन काम करती है। याद रखिएगा, जब मलेरिया, जब बुखार होता है, तब हमारी जो तीली स्प्लीन होती है, इसकी जो साइज होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि जब हम देखते हैं कि जब स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि हमें मलेरिया रोग भी हो सकता है। तो यहाँ तक हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे यूज किया है ना। तो हम स्प्लीन यानी कि हमने प्लिया के बारे में भी हमने कुछ यहाँ पे डिटेल्स समझी। प्लिया की स्थिति कहाँ होती है, जब हमारा आमाशय होता है, उस आमाशय के थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा है मेरा वीडियो। जो भी फ्रेंड्स फेसबुक लाइव, हमारे लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर देखते वक्त आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट जरूर करें, हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप कमेंट लिखें, और हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चाहे आप फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो जरूरतमंद या कोई टैलेंटेड, कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, लॉकडाउन के दौरान हम हमारा जो कर्तव्य है वो हम हमारा अदा कर रहे हैं। तो आप भी अपना कर्तव्य, जो ड्यूटी जो बन रही है एक तरीके से, ये हमारे कर्तव्य है कि हम उन जरूरतमंद विद्यार्थियों के, क्योंकि उनके लिए कोचिंगें नहीं चल रही है, वो घर पे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उनको यहाँ से हमारे लाइव क्लासेस के फ्री जो ऑनलाइन क्लासेस उनको मिल सके, वो घर पे बैठ के भी लॉकडाउन के दौरान भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमने जो क्लासेस ली थी वो हमने बेसिकली हमने बातें की थी सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर। जो भी फ्रेंड्स फेसबुक लाइव, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर हमें बताएं हमारी क्लासेज आपको कैसे लगी। तो प्लीज़ अब जरूर जो भी लाइव है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हमने टॉपिक किया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स,
हमारे साथ आप फेसबुक लाइव साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन का भी आप ध्यान रखेंगे, स्वच्छता का आप ध्यान रखेंगे और जो WHO के जो दिशा निर्देश है उनका आप पालन करेंगे। लॉकडाउन जो चल रहा है इस दौरान पूरी आप अनुपालन करेंगे, भीड़ भाड़ वाले आप इलाके में नहीं जाएंगे। घर पे बैठ करके इस समय आपके पास मौका अपनी जिंदगी बदलने का, और वो है आप घर पे बैठ करके अभी आप यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो अभी आप इस समय उठिए, खड़े हुए और किताब लेकर के बैठ जाइए अपनी जिंदगी चेंज करने के लिए। आपके पास सुनहरा मौका है, इतना बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये टाइम आपको इतना मिल चुका है, इतना आपको फ्री टाइम मिल गया है कि आप इस समय जो आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आप अभी फुल टाइम आप स्टडी कर सकते हैं। आप एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपने पूरे बिजनेस मॉडल बनाइए, उसके अंदर आप एक रूपरेखा, एक प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, एक रणनीति बनाइए कि हमें आगे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो आप चाहे एक छोटे से लघु उद्योग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर बिजनेस जो प्लान है, मॉडल जो है उसकी आप अभी तैयारी कीजिए, जिससे आप फ्यूचर में लॉकडाउन के बाद में आपकी जो आगे का जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या रहेगा। घर पे ऐसे मत बैठे रहिए, कुछ प्लान बनाइए। अभी आप एक नोटबुक लीजिए, उसके अंदर अपने बिजनेस मॉडल को तैयार कीजिए, उसकी रूपरेखा तैयार कीजिएगा, उसके छोटे छोटे पार्ट के अंदर आप टारगेट लीजिए कि उस टारगेट तक हमें क्या करना है। हम भी लॉकडाउन का पूरी तरीके से सदुपयोग करें। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस लॉकडाउन का पूरे तरीके से सदुपयोग करेंगे। आप एक स्टूडेंट हैं तो जो भी आपके सिलेबस की जो बुक्स वगैरह हैं, चाहे बुक्स है या आप ऑनलाइन से आप पढ़ सकते हैं या आप जो गूगल से आप कुछ नोट्स या बुक आप लाइव आते हैं और हमें देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि लोग हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे इस मुहिम में हमें साथ दे रहे हैं, हमारा हौसला बुलंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारा हौसला बुलंद करने के लिए और उन गरीब या अनाथ या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ फेसबुक लाइव बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ डॉक्टर ओपी राय का, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशन कंसल्टेंट, कैरियर कोच, जनरल साइंस बायोलॉजी फैकल्टी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको किसी प्रकार कोई भी इंक्वायरी चाहिए, किसी प्रकार की कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप अपना फोन उठाइए और हमारे संकल्प टीम को आप कॉल कीजिए 9680848163 नंबर पर। और आपको किसी प्रकार डाउट है, किसी प्रकार आपको इंक्वायरी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हमारे मैसेजर इनबॉक्स के अंदर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें और आप अभी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। कल हम मिलते हैं वापस आपसे 10 बजे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट को लेकर के। धन्यवाद।